Okay, beta, the recording of the meeting is on now. So let's resume. Okay. So beta, any more doubts before I go on to the next concept? Okay, very good. Okay. तो बेटा आप जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन. What do we mean by high altitude observation? The altitude of a body can lie between 0 to 90. Now, if the body is very close to the zenith or the altitude of the body is very close to 90, we call it a high altitude observation. Now, high altitude observation का question जब हमें आता है, then the plotting has to be done in a different way. So for that, we need to understand the concept of this high altitude observation. अभी तक हमने बेटा 5 मेथड किए हैं टू कैलकुलेट पोजीशन लाइन. हमारे पास लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर, इंटरसेप्ट, एक्स मेरिडियन एंड पोलारिस. टोटल 5 मेथड with which we have calculated sites. Now, इन सारे के सारे मेथड से हमें क्या चीज मिली है? हमें मिली है पोजीशन लाइन. अब जो पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं दैट्स लिटिल सरप्राइजिंग, वो ये है कि इन पांचों के पांचों मेथड से हमें पोजीशन लाइन नहीं मिली है. ओके, तो जितनी मेहनत अब तक की थी वो सारी मिट्टी में मिल गई. तो हमें क्या मिला है इन पांचों मेथड से? हमें पांचों के पांचों मेथड से एक्चुअली मिले हैं पोजीशन सर्कल. ओके, तो पहला डाउट तो ये आता है कि भाई ये कैसा पोजीशन सर्कल है, और दूसरा डाउट ये आता है कि हम तो इसे अपने प्लॉट में हमेशा एज ए लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने तो कभी एज ए सर्कल इसे ड्रॉ ही नहीं किया. सो लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व दीज टू डाउट्स वन बाय वन. नंबर 1, ये कैसा पोजीशन सर्कल है? अब बेटा किसी भी सर्कल को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए. 1, what is the center of that circle, and second, what is the radius of that circle. ये जो मेथड से पांचों के पांचों मेथड से हमें पोजीशन सर्कल मिला है, दिस सर्कल सेंटर इज द GP of the body. What is GP? GP is Golf Papa, geographical position of the body. Geographical position का क्या मीनिंग है? Now, if you imagine a line joining the center of Earth with the celestial body, जो भी celestial body की साइट हमने ली है उसको अगर हम अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ विद द सेलेस्टियल बॉडी, तो जहां पे ये लाइन अर्थ के सरफेस को कट करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी. इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GP. सो हमारा जो पोजीशन सर्कल है ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है GP ऑफ द बॉडी.
जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, और इसका रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू द जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अगर आपने कोई बॉडी का एल्टीट्यूड लिया, उसका एल्टीट्यूड आ गया 50 डिग्रीज, नाउ इसका एल्टीट्यूड इज 50 डिग्रीज, द जेनिथ डिस्टेंस विल बी 90 माइनस ट्रू अल्टीट्यूड, दैट इज 90 माइनस 50, विच विल बी इक्वल टू 40। तो 40 डिग्रीज जो है इस सर्कल का जो जेनिथ डिस्टेंस है वो इस सर्कल का रेडियस है। सो ये कैसा पोजीशन सर्कल है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द जीपी ऑफ द बॉडी and the radius of the circle is the zenith distance. तो अगर हम अर्थ पे जो भी इस बॉडी की जीपी है उस जीपी पे एक कंपस रखें, कंपस का पिन पॉइंट, सेंटर पॉइंट उस जीपी पे रख दें, and we open up the compass equal to the zenith distance of the body and we draw a circle. Somewhere on that circle will be our position. सो हर एक पीएल मेथड से जो चीज हमें मिलती है वो है पोजीशन सर्कल। लेट मी शो यू दिस पोजीशन सर्कल ऑन द पीपीटी। ओके, you can see here this is the center of the position circle and this center is the geographical position of the body, the GP of the body, and you can see this is the radius of the position circle. The radius of the position circle is equal to the true zenith distance of the body. Okay, so this is the position circle which we obtain by all these side solving methods, and the second doubt which comes in our mind is सर ये हाँ बोलो बेटा। सर आप कह रहे जीपी जो है वो अर्थ के सरफेस पे है जीपी, तो पीएल तो फिर इसका मतलब अर्थ के अंदर जाके बनेगी कहीं, नहीं? नहीं बेटा, लेट मी शो यू, आई हैव अनदर डायग्राम फॉर दिस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। ओके, अब देखो बेटा, ये जो है दिस डायग्राम, this is the point basically which is the center of our position circle and this is the GP of the body. This point is the GP of the body and जो भी हमारा zenith distance है, that zenith distance is the radius. So you see the radius of the circle, this one is the zenith distance. So GP भी अर्थ के सरफेस पे ही है और जो ये पोजीशन सर्कल बन रहा है ये पोजीशन सर्कल भी अर्थ के सरफेस पे ही बन रहा है। Okay, now it is getting clear बेटा? जी सर। ओके, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि ये सर्कल सर बना कैसे। इसके लिए थोड़ा सा बेटा हमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट्स परफेक्टली फाइन। हम बिना इसके भी सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारे ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ पे है, अज्यूम कर लेते हैं। Now from the center of the earth, if you draw a line passing through the observer's position and it reaches up to the celestial sphere, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा बेटा?
from the center of the earth, passing from the observer's position, going up to the celestial sphere, हम कौन से पॉइंट पे पहुंचेंगे? That point would be the zenith of the observer. और ये celestial body है यहाँ पे, you can call it as X. Now अगर हम Z to X इस आर्क को मेजर करें तो ये आर्क क्या होती है बेटा? This arc is basically the true zenith distance. अगर बॉडी से हॉराइजन तक की आर्क को मेजर करें तो हॉराइजन तक की जो आर्क होती है ये होता है ट्रू ऑल्टीट्यूड, एंड हमें पता है जेनिथ टू हॉराइजन इज 90 डिग्रीज. So 90 minus true altitude gives you the TZD, true zenith distance of the body. So basically celestial sphere पे Z to X is the true zenith distance. अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं कि ये पोजीशन सर्कल कैसे आता है. लेट अस से आपने कोई एक बॉडी ऑब्जर्व की, इस बॉडी का एल्टीट्यूड था 40 डिग्रीज. द एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी वाज 40 डिग्रीज. अब इसका मतलब ये हुआ कि जेनिथ डिस्टेंस जो है ये कितना होना चाहिए? ये होगा 90 minus 40, दैट इज 50 डिग्रीज. 50 डिग्रीज इज द जेनिथ डिस्टेंस. अब बेटा चाहे इस आर्क को आप सेलेस्टियल स्फीयर पे मेजर करो तो भी ये 50 डिग्रीज ही होगी, चाहे इस आर्क को आप अर्थ के सरफेस पे मेजर करो तो भी ये 50 डिग्रीज ही होगी, बिकॉज जो एंगुलर measurement है arc की, that does not depend on the radius. It is something like this. If this is the center, you have one circle here, you have another circle here. अब आप अगर 5 डिग्री की आर्क बनाते हो, 5 डिग्रीज, तो ये 5 डिग्री की आर्क चाहे आप यहाँ पे बनाओ चाहे आप यहाँ पे बनाओ. ओके, so this arc 5 degree arc here and 5 degree arc here, अगर आप एंगुलर यूनिट में मेजर कर रहे हो तो ये आर्क दोनों की दोनों 5 डिग्री की सेम होने वाली हैं, चाहे आप किसी भी रेडियस का सर्कल बना लो, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो सेलेस्टियल स्फीयर हो. सो सेम वे जो ये ट्रू जेनिथ डिस्टेंस हमने सेलेस्टियल स्फीयर पे मेजर किया है 50 डिग्रीज, द सेम वे you will have the arc between the observer position and the GP of the body as 50 degrees. So basically it is telling you कि अगर किसी बॉडी का ट्रू ऑल्टीट्यूड 40 है, उसका ट्रू जेनिथ डिस्टेंस 50 डिग्रीज है, then you are 50 degree away from the GP of that body on the surface of the earth. So अगर हम GP पे अपनी कंपास का सेंटर रखें और 50 डिग्री अपनी कंपास को ओपन कर लें और एक सर्कल बना दें, दैट सर्कल वुड बी आवर पोजीशन सर्कल. अब ये जो 50 डिग्री के सर्कल की हम बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे अगर इस आर्क को हम मेजर करें, 1 minute of that arc is equal to 1 nautical mile. ओके, सो अर्थ के सरफेस पे कोई भी एक ग्रेट सर्कल ले लो आप, उस ग्रेट सर्कल की जो 1 मिनट की आर्क होगी, 1 minute ऑफ दैट आर्क इज इक्वल टू 1 nautical mile. तो अगर ये 50 डिग्रीज की आर्क यहाँ हम बना रहे हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, दैट वुड बी 50 into 60, दिस विल बिकम 3000 nautical mile. सो अगर मैं जीपी पे अपनी कंपास का सेंटर पॉइंटर रखूं और अपनी कंपास को 3000 nautical mile ओपन करूं और एक सर्कल बना दूं, I have to be somewhere on that circle. This is the basic concept of position lines. This is the method or way with which we calculate the position lines. अब आपके माइंड में अगला डाउट आएगा कि सर अगर ये पोजीशन सर्कल हमें मिलता है साइड को सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग इसे एज ए लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? अब एज ए लाइन ड्रॉ करने के 2 रीजन है, 2 कारण है. पहली बात तो ये कि एज ए सर्कल इसे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है. मुश्किल इसलिए, जो एग्जांपल हमने अभी ली, यू सी यू विल नेवर गेट ए चार्ट जिसमें आपकी बॉडी की जीपी और आपकी पोजीशन दोनों की दोनों आ जाए. इफ दिस इज द केस,
3000 नॉटिकल माइल अगर बॉडी की जीपी आपसे दूर है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके एक ही चार्ट में जीपी और आपका पोजीशन सर्कल ये पूरा का पूरा बन जाए। ये बनेगा नहीं। अगर एक चार्ट पे दोनों आ भी गए, लेट अस से यू आर गोइंग ऑन ए ट्रांसओशियनिक चार्ट, उस पे दोनों आ भी गए तो आपकी कंपास 3000 माइल ओपन करके आप ये सर्कल नहीं बना पाओगे। ओके, तो पहला रीजन तो ये है कि हम इसे एज ए सर्कल नहीं बनाते, और दूसरा रीजन ये है कि हमें इस पूरे सर्कल की जरूरत भी नहीं है। हमें तो इस सर्कल का वो छोटा सा पार्ट चाहिए जो हमारी डीआर पोजीशन के पास है। व्हाट इज अवर डीआर पोजीशन? डीआर पोजीशन इज बेसिकली अवर अप्रोक्सीमेट पोजीशन। इफ अवर डीआर पोजीशन इज हियर, लेट अस से हमारी डीआर पोजीशन यहाँ पे है, तो हमें ये पूरा सर्कल नहीं चाहिए। हम इस सर्कल का छोटा सा पार्ट अगर ड्रॉ कर लें जो हमारी डीआर पोजीशन के पास है, दैट्स एनफ फॉर अस, दैट्स सफिशिएंट फॉर अस। We know for sure we cannot be in this area or in this area or in this area or in this area. We are somewhere in this area. So we just want to draw a small part of this circle which is close to our DR position. और जब हम इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल का रेडियस इतना ज्यादा है, in most of the cases, like the example which we took, the radius was 3000 miles. अब इतने बड़े रेडियस की अगर आप एक छोटी सी आर्क को ड्रॉ करते हो, that arc very closely matches with a straight line. इस आर्क का जो कर्वेचर है over this short distance is negligible and it can be neglected without any appreciable loss of accuracy. सो हम लोग इस आर्क को एज ए सर्कल नहीं बनाते हैं, हम इस सर्कल का छोटा सा एक हिस्सा बनाते हैं जिसे हम पोजीशन लाइन बोलते हैं, बिकॉज द कर्वेचर ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। व्हाई इट इज नेग्लिजिबल? बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ह्यूज। तो इसीलिए कोई भी मेथड हो, हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं एज ए PL ओनली। We draw it as a PL. But in reality, actually, this is part of a big position circle. Which position circle? Whose center is the GP of the body and whose radius is the true zenith distance of the body. अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट, ये कभी कभी आपसे ओरल्स के टाइम पे भी पूछ लिया जाता है, वो ये, they will tell you that in terrestrial navigation in chart work, if you take the azimuth of a body, let us say you take a lighthouse, you take the bearing of that lighthouse, then the PL is in the same direction as the bearing. जो भी bearing आप लेते हो, आपकी जो PL है वो बॉडी की bearing के same direction में ही आती है. But in celestial navigation, it is not that way. In celestial navigation, the direction of the PL is always perpendicular to the bearing or to the azimuth of the body. So next question जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि celestial navigation में why is the PL perpendicular to the azimuth? So then it can be easily explained with the concept of this position circle. The azimuth is basically the radius of this position circle. Okay, the magnitude of this radius is given by TZD. The direction of this radius, in which direction the GP is, that is given by the azimuth of the body. And since our position lies somewhere on the circle, we are on the circumference, the radius and circumference always cut or intersect at right angles. That is why in celestial navigation, the position line is always perpendicular to the azimuth of the body. तो अब बेटा ये कॉन्सेप्ट कुछ जो है ये समझ में आया है बेटा? सर ये एक बार कहाँ सर ये वाला जो अभी बताया आपने कि टेरेस्ट्रियल में तो सीधा स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें परपेंडिकुलर होता है। ओके,
बेटा टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में या चार्ट वर्क में आपने एक लाइट हाउस की बियरिंग ली, you can draw that bearing on the chart and you get your position line. So the azimuth of the body and the PL, they are the same, okay? But in celestial navigation, this method is not possible. Why it is not possible? आप यही काम celestial navigation में कर नहीं सकते. रीजन इसका ये है, अगर आप बॉडी की बियरिंग ले भी लो, लेट अस से कि आपको कोई स्टार दिख रहा है, आपने उसकी बियरिंग ले ली, अब सबसे पहले तो वो आपके चार्ट पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी आप ड्रॉ कर पाओगे. नाउ देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट द जीपी ऑफ दैट स्टार विल फॉल ऑन योर चार्ट, तो आप इसको प्लॉट ही नहीं कर पाओगे. अब मान लेते हैं कि वो आपके चार्ट पे आ भी गया और आपने इसे प्लॉट भी कर दिया, इवन देन दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सो ह्यूज दैट इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी. हमारी जो बियरिंग लेने की एक्यूरेसी है, हमारी कंपास की एक्यूरेसी इज 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री. ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हाफ ए डिग्री पे आपको मार्किंग मिल जाए, so half a degree. Now half a degree error in a lighthouse which is 20 miles away from you does not cause any substantial error in the PL, but half a degree error from a body which is light years away from you is going to cause huge error, a substantial error. तो इसलिए ये जो मेथड है जो चार्ट वर्क में यूज किया जाता है, इसे सेल नैव में यूज नहीं किया जाता. हम लोग सेल नैव में पोजीशन सर्कल फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन सर्कल. और ये जो पोजीशन सर्कल है, इस सर्कल में azimuth of the body is the radius of the circle and PL is the circumference of the circle. Now radius and circumference, they are always at right angles. That is why in celestial navigation, the PL is always perpendicular to the azimuth of the body. Is it making sense, beta? Yes, sir, understood. Because of the distance, sir. Right, that's right. Okay. तो अप टू हियर बेटा कुछ चीज गई अंदर दिमाग में या ऊपर से निकल गया सारा? आ गया सर. आ गया सर, समझ में आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. अब देखो, अब चलते हैं इससे आगे. ओके, अब हम चलेंगे सुपर से भी ऊपर. तो अब हमें सर ये जो 1 मिनट सर ये जो जीपी है, जीपी अपने स्टार से अर्थ से टच करती है और जाके कहाँ कनेक्ट होती है? नीचे अर्थ के सेंटर में. ओके, देखो बेटा जीपी किसे बोलते हैं मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको. लेट्स इरेज. ओके, लेट्स पिक अप रेड कलर. अब बेटा मान लो ये अर्थ का सेंटर है हमारा, ये मैंने रेड कलर से मार्क किया, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. आप अगर अर्थ के सेंटर को, जो भी सेलेस्टियल बॉडी की साइट आप ले रहे हो, इसको ज्वाइन कर दो. अर्थ के सेंटर को हमने सेलेस्टियल बॉडी के साथ ज्वाइन कर दिया. नाउ ऑब्वियसली दिस इमेजिनरी लाइन joining the center of the earth with the center of the celestial body is going to pass from a certain position at the surface of earth. That position is known as the GP. ओके सर, ठीक. ओके, अब चलें बेटा आगे. अब हमें इससे भी आगे जाना है थोड़ा सा. ओके, अब हमें ये पता चला कि एक्चुअली पोजीशन लाइन जो हमें मिलती हैं साइड सॉल्व करने पे, वो पोजीशन लाइन नहीं होती, वो होते हैं पोजीशन सर्कल. उनको एज लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि यूजुअली उस सर्कल का जो रेडियस है वो होता है ह्यूज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज रेडियस, एक तो जीपी हमारे चार्ट पे नहीं आ पाती, इट इज नॉट ऑन द चार्ट, तो हम उसका सेंटर कहाँ रखें, ये प्रॉब्लम है. और दूसरा, इतना बड़ा सर्कल हम चार्ट पे कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाते, और हमें पूरा सर्कल चाहिए भी नहीं. हमें तो उस सर्कल का छोटा सा पार्ट चाहिए होता है जो हमारी डीआर पोजीशन के पास हो. अब अगर हमारी डीआर पोजीशन यहाँ पे है, तो हमें तो इस सर्कल का छोटा सा हिस्सा चाहिए, इतना सा पार्ट.
That's enough for us. We are not interested in this part of the circle or this part of the circle. We are just interested in a small part which is close to my DR position. So this assumption कि ए पोजीशन सर्कल जो है इसे हम एज ए पोजीशन लाइन अपने प्लॉट में या चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, दैट assumption वर्क्स वेल. अब अगर बेटा यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाए, क्या चीज चेंज हो जाए? अगर हमारा जो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस है विच इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, वो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस बहुत कम हो जाए. इट कम्स इन द रेंज ऑफ 10 miles or 20 miles or 30 miles or 40 miles or 50 miles, okay, और 60 miles. अब अगर ये इस रेंज में आ जाएगा तो फिर तो बेटा हमारे सर्कल का रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा. 10 माइल का सर्कल या 30 माइल का सर्कल या 50 माइल का सर्कल तो ड्रॉ करना बहुत आसान है. ऐसे सर्कल का सेंटर भी हमारे चार्ट पे ही होगा. अब अगर 50 माइल भी रेडियस आ गया आपका तो उस सेंटर का जो सर्कल है वो आपके चार्ट पे ही आएगा, और 50 माइल कंपास को खोल के इस सर्कल को ड्रॉ करना इज अचीवेबल. एंड इस केस में अगर हमारा रेडियस बहुत छोटा हो गया है या ट्रू जेनिथ डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया है तो हमारे सर्कल का कर्वेचर भी सिग्निफिकेंट होगा. तो अगर सिग्निफिकेंट कर्वेचर है तो बेटा ऐसे केस में तो फिर उसे पीएल कंसिडर करना गलत हो जाएगा. अब आपके चार्ट पे ये एक छोटा सा सर्कल बना है ऐसे, और आप इसको एज ए पीएल अगर कंसिडर कर लो तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी ना बात. शिप की पोजीशन आप यहाँ पे मान लो, एक्चुअली होनी चाहिए थी यहाँ पे, सो दैट विल बी रॉन्ग. सो अगर ये ट्रू जेनिथ डिस्टेंस विच इज द रेडियस ऑफ आवर सर्कल ये कम हो जाए तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मान सकते कि पोजीशन सर्कल को एज ए पीएल ड्रॉ कर सकते हैं. In that case, we cannot draw the position circle as a PL. हमें तो उसे as a circle ही ड्रॉ करना पड़ेगा. PL आप उसे तभी ड्रॉ कर सकते हो अगर उसका कर्वेचर इनसिग्निफिकेंट हो, कर्वेचर बहुत कम हो, which is only possible if the radius is huge, if the radius is running into hundreds or thousands of miles. If the radius is less, then you cannot neglect the curvature of the circle. Secondly, वो पूरा का पूरा सर्कल जो है, पूरा का पूरा सर्कल जो है वो हमारी डीआर पोजीशन के पास ही होगा. If our DR position is here, तो पूरा का पूरा सर्कल, अब अगर सर्कल का रेडियस ही 10 माइल है तो ये सारा का सारा सर्कल ही हमारी डीआर पोजीशन के पास है. इसका मतलब हमारी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है. ओके, it is not that the circle is having radius in the range of thousands of miles, which will put one part in Pacific Ocean and another part in Atlantic. It is not that way. The radius is only 10 miles now. So that is why the entire circle should be drawn on the chart. तो पोजीशन सर्कल को पोजीशन लाइन अज्यूम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस कम होने पे या इसका रेडियस कम होने पे नलिफाई हो जाता है. If the radius is less and if the true zenith distance is less, then we have to draw it as a circle. अब ये true zenith distance less कब होगा? हमें पता है true zenith distance is 90 minus true altitude. So if the true altitude is very high and approaches close to 90, in that case the true zenith distance will be lesser. Or in other words, जिसको हम बोलते हैं high altitude observation. जब observation high altitude की होगी तो true zenith distance कम हो जाएगा. Altitude high हुआ, zenith distance कम हुआ, और zenith distance कम होते ही हम इसे as a line draw नहीं कर सकते, हमें इसे as a circle draw करना पड़ेगा. अब ये सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे हम? हमें पता है सर्कल का सेंटर है GP और सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है TZT, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस. तो इन्हीं दोनों चीजों की हेल्प से हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं. ट्रू जेनिथ डिस्टेंस कैसे आएगा? दैट्स प्रीटी इजी. हमारे पास बॉडी का ट्रू ऑल्टीट्यूड होता है हर एक साइड में. 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड विल इमीडिएटली गिव यू द ट्रू जेनिथ डिस्टेंस.
तो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा। अब बात आती है जीपी की, हाउ टू फाइंड द जीपी ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की जीपी को फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है, लेट मी शो यू। जीपी का जो लैटिट्यूड है ये तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना। जो भी बॉडी की डेक्लिनेशन होगी, डेक्लिनेशन इज फ्रॉम द इक्विनॉक्शियल, जो भी बॉडी की डेक्लिनेशन होगी सेम विल बी द लैटिट्यूड ऑफ द जीपी। द arc of the celestial meridian on the celestial sphere between the equinoctial and the body is the declination, and it will be same as the latitude of the GP on the surface of earth. तो जितनी बॉडी की डेक्लिनेशन उतना ही जीपी का लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो मिल गया, अब आते हैं जीपी के लॉन्जिट्यूड पे। नाउ लॉन्जिट्यूड में हमें ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, फॉरगेट अबाउट दिस। लॉन्जिट्यूड के लिए बेटा let me show you a diagram. Let us say this is the Greenwich meridian and at the center we have the pole. अब जीपी का लॉन्जिट्यूड अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन पता होनी चाहिए। सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन एल्मनैक में दी रहती है और एल्मनैक में हमें क्या दिया होता है, दे गिव अस द जीएचए एंड दे गिव अस द डेक्लिनेशन। नाउ जो डेक्लिनेशन हमें एल्मनैक से मिली उसने हमें जीपी का लैटिट्यूड तो दे दिया, सो लैटिट्यूड केम स्ट्रेट फ्रॉम द डेक्लिनेशन। लॉन्जिट्यूड हमें मिलेगा जीएचए से, लेकिन लॉन्जिट्यूड निकालने में एक डिफरेंस आएगा। जीएचए इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम 0 to 360, लेकिन जो लॉन्जिट्यूड मेजर होता है, लॉन्जिट्यूड 0 to 360 हम मेजर नहीं करते हैं। Longitude is measured from the Greenwich from 0 to 180 in westerly as well as easterly direction. So GHA से longitude हम लोग कैसे निकालते हैं? You check the GHA of the body. If the GHA is less than 180, तो जितना GHA है उतना ही हमारा वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड होगा, और अगर GHA ग्रेटर देन 180 हो गया, GHA इज ग्रेटर देन 180, तो हमारा लॉन्जिट्यूड क्या होगा, इट विल बी 360 माइनस GHA एंड द नेम विल बी ईस्ट। So this is how we find the longitude from the GHA of the body. तो बेटा आप बॉडी की जीपी निकल जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो जीएचए और डेक्लिनेशन से हमें बॉडी की जीपी मिल गई। दिस जीपी इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल एंड ट्रू ऑल्टीट्यूड को 90 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस मिल गया। ट्रू जेनिथ डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ आवर सर्कल। सो विद जीपी एज द सेंटर एंड टीजेडी एज द रेडियस, हम लोग अपने प्लॉट में हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन के लिए ये सर्कल बना देते हैं। अब ये हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन का हमें पता कैसे चलता है? अब बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं 99% ऑफ द टाइम, अगर हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी विल बी मोर देन 89 डिग्री। रीजन उसका ये है कि 89 डिग्री से ऊपर अगर एल्टीट्यूड होगा then the radius of the circle or the zenith distance will be less than 60. This 60 miles is still achievable on your answer sheet. आप अगर 1 to 5 या 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8 का स्केल अप टू अबाउट 1 to 10 का स्केल आप ले सकते हो। इतना स्केल अगर आप लोगे तो ये जो पोजीशन सर्कल है ये आपकी आंसर शीट पे आ जाएगा। तो 89 डिग्री से ज्यादा एल्टीट्यूड कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो आप इमीडिएटली एक दिमाग में बेल बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन में हमें पोजीशन लाइन नहीं बनानी, हमें पोजीशन सर्कल बनाना है। सो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई दीज हाई एल्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड इनको करने के लिए यूजुअली हमें स्केल भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है।
जैसे नॉर्मल प्लॉटिंग क्वेश्चन में हमने 1:1 का स्केल लिया था, यहाँ पे हो सकता है आपको 1:5 तक के स्केल में जाना पड़े। And in some of the questions, it may be possible or it may be required to go up to a scale of 1:10 also. Okay? In a very remote case, it is possible कि आपको 1:10 का स्केल भी लेना पड़े. It all depends upon the zenith distance which is given to you. जैसे say for example, अगर आपके सर्कल का रेडियस उन्होंने 30 मिनट्स या 30 नॉटिकल माइल दे दिया, अब 30 माइल का सर्कल आपने, रेडियस का सर्कल आपने ड्रॉ करना है, आपकी आंसर शीट की जो विड्थ है वो विड्थ होती है 15 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर ये पूरा सर्कल आपको यहाँ पे चाहिए तो इसका डायमीटर हो गया 60। ओके, 60 माइल्स। 15 सेंटीमीटर में आपको अगर 60 माइल को फिट करना है तो कम से कम 1:4 का स्केल चाहिए। ओके, एंड अगर इजीली अकोमोडेट करना है तो 1:5 का स्केल आपको चाहिए। 1:5 के स्केल के साथ आप ये 30 माइल रेडियस वाले सर्कल को अपनी आंसर शीट पे बना सकते हो। तो यूजुअली इन क्वेश्चंस में जो स्केल हम लेते हैं दैट्स क्वाइट हाई स्केल, 1:4, 1:5, दिस काइंड ऑफ रेशियो। ओके, अब बेटा अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई चीज में आपको डाउट आ रहा है, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर, उसको आप शेयर करो। एंड वंस दैट इज डन आई विल शो यू ए कपल ऑफ क्वेश्चंस जो इस प्रॉब्लम पे, इस टॉपिक पे बेस्ड है। ऑल क्लियर सर। ये लॉन्जिट्यूड वाला एक बार दोबारा समझा दें सर। कौन सा वाला बेटा? सर लॉन्जिट्यूड कैसे निकालना सर, वो वाला। ओके बेटा, मुझे कोई भी एक GHA दो विच इज लेस देन 180। सो 110। ओके, 110। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई। ये कैसी डायग्राम है? वी आर लुकिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर से देखेंगे तो पोल हमें बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा, और इस डायग्राम में एज ए कन्वेंशन हम ग्रीनविच मेरिडियन को बिल्कुल बॉटम में बनाते हैं। दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन। इसके ऑपोजिट कौन सा मेरिडियन होगा? यू विल हैव द इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्रीज। अब बेटा इस डायग्राम में इफ यू गो क्लॉकवाइज दैट मीन्स लाइक दिस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा वेस्टर्ली डायरेक्शन है ऑलवेज। इफ यू लुक फ्रॉम टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको हमेशा वेस्टर्ली डायरेक्शन ही मिलेगी, एंड इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज दिस इज ईस्टर्ली डायरेक्शन। ओके, ये ऐसा ही है बेटा। इफ यू लुक फ्रॉम टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल तो हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। अब आपने GHA दिया 110 डिग्रीज, so let us fit this GHA in our diagram. GHA 110 means ग्रीनविच मेरिडियन से वेस्टर्ली डायरेक्शन में 110 डिग्रीज अगर मैं चला जाऊं, that means somewhere here, this is where the body is, this is where the star is. अब बेटा आप बता सकते हो अर्थ के सरफेस पे इसका लॉन्जिट्यूड क्या होगा? So 110 west. Very good beta, it will be 110 west. Okay, so you see if the GHA is less than 180, जितना GHA है हमारा, GP का लॉन्जिट्यूड भी उतना ही हो जाता है, and the name is west. Now give me a GHA which is more than 180. So 290. Okay, so we have a body whose GHA is 290. Okay, अब इस 290 GHA को डायग्राम में शो करते हैं। From the Greenwich meridian, go in the westerly direction, you reach up to 180, 270 and 290. 290 is up to somewhere here. So this is where the body is. अब बेटा अगर इसका लॉन्जिट्यूड मुझे अर्थ के सरफेस पे निकालना होगा तो वो लॉन्जिट्यूड कितना आएगा?
70 sir, 70 east. Very good. So from the Greenwich meridian, if you go in the easterly direction by 70 degrees, क्योंकि total Greenwich to Greenwich to 360 है, so if this is 290, you go 70 degree east from the Greenwich meridian, that's where the body is. So you see, if the GHA is more than 180, then the longitude would be 360 minus GHA, that is 360 minus 290, 70 degrees, and the name would be east. हो गया बेटा? Yes, क्लियर sir, हो गया? understood. Thank you, sir. Okay. Now let me show you a question. जो बेटा मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है, उसी असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे. दिस इज द असाइनमेंट विच आई हैव सेंट यू. इसी असाइनमेंट में अगर आप देखोगे, read this question number 10. November 1992, GMT so and so, the true altitude of the sun was 89.26. So this 89.26 rings some bell in the mind? This 89.26 tells us that this is a high altitude observation. And in this question, we will have to make a position circle, not a PL. Similarly, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में सन का एल्टीट्यूड दे रखा है 8929.2, अगेन ए हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन. ओके, सो बोथ दीज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, दे आर हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों में ही हम यहाँ पे पोजीशन सर्कल बनाएंगे. बेटा यू आर नॉट कमिंग ऑडिबल. एक बार दोबारा बोलोगे थोड़ा लाउडली? उसमें एजीमुथ की जरूरत नहीं है. No beta, unable to decipher you. Maybe you can write down in the comments. Your voice is not coming clear. Yes, sir. Can you hear me now, sir? हाँ, now better बेटा, बोलो. हाँ sir, I'm asking कि position circle में we didn't require the azimuth. That's right beta. In position circle we don't require the azimuth at all. The azimuth becomes impractical because you see position अगर हमारी थोड़ी सी भी चेंज होगी, हमारे azimuth में substantial change आ जाएगा because the GP is very close to us. So that's why. हाँ सर, वो क्योंकि पोजीशन सर्कल में तो कोई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सर्कल ही मारना है. That's right बेटा. Once we have the center and we have the radius, हम वो सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं. एंड यू सी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोजीशन उस सर्कल पे कहाँ पे है, बॉडी का एजीमुथ ड्रास्टिकली चेंज होगा. विद इन 20 miles you can have the azimuth changing from north to south also. It is possible. So that's why position circle जब हम ड्रॉ करते हैं, we do not rely on the azimuth at all. Yes sir, thank you. Okay? और बेटा आप इसको प्रैक्टिकली भी अगर कनेक्ट करके देखोगे, अगर कोई बॉडी आपके जेनिथ के बहुत पास है, लेट्स से प्रैक्टिकली 89 डिग्री 30 मिनट अगर उसका एल्टीट्यूड है, तो उसका एजीमुथ निकालना और ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल होगा. बिकॉज इट इज सो क्लोज टू योर जेनिथ, यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज एंड सी कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है. ओके, सो प्रैक्टिकली ऑल्सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Yes sir.
राइट। तो और बताओ बेटा, और कोई डाउट आ रहा है माइंड में? क्वेश्चन 10 में आपने लिख रखा है एग्जैक्टली 4 मिनट्स लेटर द टू वाज अगेन, इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या कहते हैं इसको यहाँ पे? बेटा इसका एग्जैक्टली वही मतलब है जो लिखा है कि 4 मिनट के बाद हमने सन का एल्टीट्यूड फिर से लिया एंड सन का एल्टीट्यूड हमें 89.26 दोबारा से मिला। जीएमटी चेंज होगा सिर्फ, राइट, ये 616 था, अगली साइड जो है वो 620 पे हो जाएगी बेटा। सर एग्जाम पेपर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जैसे एक हाई एल्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द बेयरिंग और द पोजीशन सर्कल इज टेकन फ्रॉम द लैंड, जैसे 23 माइल्स कोई भी पोजीशन लैंड पे था वो वैसे आ जाता है, बेयरिंग नहीं दी। ये देखो नंबर 9 वही तो है, देखो पहला वाला हाई एल्टीट्यूड और दूसरा वाला रडार रेंज 23 माइल। सर इसमें जैसे एक पोजीशन सर्कल हम अपने इससे बना देंगे जो हमारी जीपी है उससे रेडियस लेके टीजेडी एंड देन वी ट्रांसफर दैट सर्कल उतने देर के बाद, तो वहां से जो 23 माइल्स का जो हम सर्कल करेंगे वो दो जगह कट करेगा सर। राइट तो बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी राइट पोजीशन कौन सी है? ओके, अब बेटा आप ये कर लो पहले प्लॉटिंग, ठीक है? जब आप प्लॉटिंग करोगे ना, तो आप प्लॉटिंग जब करोगे कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन में जरूर दिया होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी राइट पोजीशन कौन सी है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स ओपन अप द व्हाइट बोर्ड ऑन द साइड। ओके, अब लेट अस से कि यही वाला जो सवाल है ये हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दो पोजीशन सर्कल आ गए, एक ये पोजीशन सर्कल आ गया, लेट्स से ये दूसरा वाला पोजीशन सर्कल आ गया हमारे पास। अब ये दो जगह पे कट रहे हैं, ओके, दो जगह पे कट रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि हमारी पोजीशन नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है, ओके। एज आई टोल्ड यू देयर विल बी सम हिंट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। लेट अस से ये जो लेट मी चेंज द कलर, लेट्स मेक इट रेड। लेट्स अज्यूम कि ये जो रेड कलर का सर्कल है ये हमारा हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन वाला सर्कल है, और जो ये ब्लू सर्कल है, द ब्लू सर्कल इज पॉइंट लैंड वाला जो पॉइंट है उसका सर्कल है। अब आप हमेशा याद रखो कि हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन के सेंटर में क्या होता है, इट इज द जीपी, द सेंटर इज द जीपी ऑफ द बॉडी, दैट्स राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, he says 0803 observer on a vessel found the true altitude of the sun to be 8929.2 bearing southeast. So what is the bearing of the sun? The bearing is southeast, okay. अब ये southeast exact नहीं है, this southeasterly basically represents the direction, okay? इसलिए उसने exact 135 डिग्री नहीं बोला, उसने southeast बोल दिया, so that somewhere sun southeast of the observer है। Now GP is where the body is, so if the sun is at this location, आप अगर पोजीशन नंबर 2 पे हो, what will be the bearing of the sun? नॉर्थ ईस्ट। Very good। और अगर आप पोजीशन नंबर 1 पे हो, what will be the bearing of the sun? तो फिर नंबर 1 हो जाएगा सर इसका आंसर। Exactly बेटा, तो हो गया सॉर्ट, आ गया आंसर। यस सर। ओके ओके, तो बेटा अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन सवालों में यूज होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं।
तो विद दिस मच कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर माइंड आप इजीली इन सवालों को कर पाओगे। तो ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो इनकी, एंड यू शुड बी, एंड आई टेल यू, अगर आपने ये असाइनमेंट के 13 सवाल कर लिए तो इन 13 के बाद आप देखना पास्ट पेपर्स के 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, समझ लो। तो इस असाइनमेंट को करने के बाद आप पास्ट पेपर में जंप मारना, एंड व्हेन यू गो देयर immediately you will be able to make sense of what I am telling you right now. तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 हैं ये मोर और लेस 90% सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। ओके सर। ओके, तो अब बेटा हमारा बेसिकली आज मॉड्यूल जो इस मंथ का था वो कंप्लीट होता है, और हमने पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों कर लिए हैं। वंस यू डू द असाइनमेंट विच आई हैव सेंट यू, इस असाइनमेंट के बाद आप पास्ट पेपर में भी जा सकते हो एंड यू कैन सॉल्व एनी पास्ट पेपर क्वेश्चन। मंडे से हमारे साथ कुछ नए कैंडिडेट और ज्वाइन हो जाएंगे विच विल बी बेसिकली द फेब्रुअरी बैच। ओके, सो दोज विल बी न्यू ज्वाइनर्स, आप सीनियर्स बन जाओगे। तो वो जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ ब्रांड न्यू टॉपिक हमारा जो नया शुरू होने वाला है वो है चार्ट वर्क। सो फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर दोज कैंडिडेट ऑल्सो ये चार्ट वर्क का टॉपिक जो है ये कंटिन्यू होगा मंडे ऑनवर्ड्स। तो जो इन टॉपिक्स पे आपको डाउट्स आएंगे, मैं चार्ट वर्क टॉपिक कवर करने के बाद कुछ एक टाइम 15-20 मिनट हर एक क्लास के एंड में हम लोग स्पेयर रखेंगे। तो एज वी हैव बीन डूइंग इन दिस मंथ ऑल्सो, तो जो भी आपके डाउट्स आते जाएंगे उनको हम लोग एंड के 15-20 मिनट्स के अंदर उनको सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। सो दैट्स द प्लान गोइंग इनटू द नेक्स्ट मंथ। हमारा एक टॉपिक और पेंडिंग है विच इज पेंडिंग फॉर द डिसम्बर बैच, दैट इज ग्रेट सर्कल एंड कॉम्पोजिट सेलिंग। सो दैट ऑल्सो वंस आई मेक सम प्रोग्रेस इन द चार्ट वर्क मॉड्यूल्स, मैं वो जीसी और कॉम्पोजिट का टॉपिक भी आपको कवर अप करा दूंगा। So that is the plan starting from Monday onwards. So go ahead, Ankur beta, you want to ask something? What about star suitable for sites and star identification? हाँ, आपने वो भी टॉपिक बोला था ना, वो भी कवर अप कर लेंगे बेटा। स्टार सुटेबल फॉर साइट एंड स्टार आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों टॉपिक कराने हैं ना। स्टार आइडेंटिफिकेशन आपको रजत सर ने अभी नहीं कराया है? नहीं करवाया सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं करा दूंगा। सर वो सर हमारी मेन पढ़ाई तो इसी महीने हुई क्वेश्चन में हो गई ना बेटा? सर अब लग रहा है कि 5th और 6th क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस भी की, तो लग रहा है कि हाँ अभी असाइनमेंट और कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, देखते जाओ बेटा, और तुम्हारा तो अभी 1 महीना और है ना? तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 भी कवर होने वाला है तुम्हारा, और 6 भी तुमने मुझे बोल दिया है। तो लास्ट मंथ है सर, दिसंबर बैच में तो। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, होता जाएगा, डोंट वरी। ओके, अंकुर यू वांटेड टू से समथिंग? यस सर। सर ये कुछ टाइम पहले आपने बताया था क्वेश्चन में ईस्ट ऑफ द मेरिडियन वेस्ट ऑफ द मेरिडियन लिखा हो, तो उससे क्या पता चलता है सर हमें? कुछ पी की वैल्यू या कुछ तो था ना बेटा? लॉन्ग बाय क्रोन साइट में P इज इक्वल टू LHA या P इज इक्वल टू 360 माइनस LHA कंफ्यूजन अगर आता है तो जनरली उसे सॉल्व करते हैं DR लॉन्जिट्यूड के साथ। पर अगर किसी क्वेश्चन में DR लॉन्जिट्यूड गिवन ना हो, तो ईस्ट और वेस्ट गिवन हो, तो हम इजीली बिना DR लॉन्जिट्यूड के भी ये पता लगा सकते हैं। अगर वेस्ट ऑफ मेरिडियन है तो P इज इक्वल टू LHA, एंड अगर ईस्ट ऑफ मेरिडियन है तो P इज इक्वल टू 360 माइनस LHA। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, तो उनके बारे में सोचो बेटा जो पहले ही निकल गए, जनवरी मंथ से भी पहले निकल गए। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है आप कवर हो गए हैं,
1, 2, 3 जो है ये चार्ट वर्क में कवर होंगे हमारे, एंड 4 और 6 तुमने मुझे एडिशनल बताया है। तो अगले महीने में हमारे 1, 2, 3, 4 और 6 ये 5 सवाल होने वाले हैं। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन इन द पेपर, ये 5 क्वेश्चन हम अगले मॉड्यूल में, अगले मंथ में कवर अप करने वाले हैं। और इनका भी बेसिकली जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट वुड बी विद इन द फर्स्ट 3 वीक्स। मैं कोशिश करूंगा कि शुरू में ये टॉपिक आपके कवर अप कर दूं जल्दी से, जीसी एंड कंपोजिट 1 एंड स्टार आइडेंटिफिकेशन 1, सो दैट थर्ड वीक के बाद आपका हो सकता है एग्जाम का शेड्यूल आ जाए, तो यू विल बी बिजी विद योर एग्जाम। सो आई विल कवर अप दीज टॉपिक्स बाय द थर्ड वीक, सो दैट इफ पॉसिबल चार्ट वर्क अगर बचता भी है तो वो फोर्थ वीक में कैरी ओवर होता जाएगा। ओके सर मंडे को कर लेते हैं सर, क्योंकि चार्ट अभी ऑर्डर कर रखा है, तो लेट्स से मंडे को ही आता है, तो ट्यूसडे से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मंडे को मैं आपको जीसी या कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। बेसिकली आई रिक्वायर अबाउट 2 आवर्स फॉर जीसी एंड कॉम्पोजिट। 2-1 घंटे हमें चाहिए होंगे। डाउट्स अगर इंक्लूड कर लें तो 3 घंटे हो गए, एंड 2-1 घंटे हमें चाहिए होंगे स्टार सूटेबल के लिए। तो 5-6 आवर्स वी रिक्वायर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4 and 6, क्वेश्चन नंबर 4 and 7। सर फिर बाद में पूरा कंप्लीट रिवीजन ही हो जाएगा हमारा। राइट बेटा, राइट। ओके सरीन सर को बोल देना मुझे वापस पंचकूला ना भेज दें। सर इनकलाब ला देंगे। ओके, अब बोलो अंकुर, बोलो बेटा। सर नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल आता है, टाइम टेबल ऑफ फ्राइडे को ही दिलवा दिया करो सर। बेटा शेड्यूल में ना एक्चुअली बहुत जो है एडजस्टमेंट चलती रहती है, एंड वी कीप ऑन वर्किंग अप टू संडे ऑल्सो, तो इसलिए उसको जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व ना, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल द ग्रेड, तो ये डिले हो ही जाता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, बट एज फार एज अवर सब्जेक्ट इज कंसर्न, हमारे एवरीडे रखना सर, 5 दिन रख लेना। बेटा वो भी शेड्यूलिंग आपको ना सरीन सर को ही बोलनी पड़ेगी। मेरे सेकंड मेड में भी उन्होंने कुछ एक लेक्चर्स डाले हुए हैं। सेकंड मेड में TCN इज विद मी, तो मेरे 8-1 घंटे तो सेकंड मेड्स में ही हो जाएंगे, बिकॉज बोथ द बैचेज आर देयर। तो आई विल रिक्वेस्ट, या आप सरीन सर से रिक्वेस्ट कर देना टू इंक्रीज द लेक्चर्स। No issues from my side. I would be happy coming with you for every month, every day of the week. सर बोल देंगे सर एडिटर को। ओके, एक्स्ट्रा क्लास मत लगवाना बेटा। एक्स्ट्रा क्लास नहीं सर, उसी में। ओके, एनीवे आई एम जोकिंग। ठीक है बेटा, ओके देन वी विल कॉल ऑफ दिस सेशन नाउ एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। So see you on Monday बेटा, बाय बाय। Okay, thank you.